ये डेरिवेशन जो आज हम लोग करने वाले हैं, देखने में तुम्हें बुक में बहुत बड़ा लग सकता है, बट मेन चीज ये है कि कंसेप्ट, इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर देन द डेरिवेशन इज वेरी वेरी इजी। जस्ट वी आर गोइंग टू यूज जस्ट थ्री इक्वेशन, नॉट अदर देन थ्री इक्वेशन। तीन इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। एक जो एनर्जी बैलेंस मैंने बताया था वो, एक एनर्जी किसी भी सिस्टम में स्टोर एनर्जी क्या होती है वो, और तीसरा फूरियर इक्वेशन का हम यूज करेंगे। ठीक है, फूरियर इक्वेशन का यूज करके ही हम थ्री डायमेंशन में पहुंचेंगे। वन डायमेंशन में फूरियर कंडक्शन इक्वेशन लगाएंगे, उससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे तुम लोगों को स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ पहले। ठीक है, पहले तो मैं तुम्हें प्रोसीजर एक बार क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था, इसमें इस तरह का एक हम लोग क्या कहते हैं कि एलिमेंट्री एलिमेंट लेते हैं। ये कोई क्यूबिकल एलिमेंट है, इसके अंदर बहुत ही छोटा एलिमेंट हमने लिया जो कि इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है, उसको लार्ज इनलार्ज करके दिखाया हुआ है। ठीक है, और इसमें हमारा जो एनर्जी या कह सकते हैं हीट जो यहाँ से एंटर कर रही है वो क्यू एक्स माना है, यहाँ से लीव कर रही है क्यू एक्स प्लस डी एक्स, यहाँ से क्यू जेड है, यहाँ से क्यू जेड प्लस डी जेड, यहाँ इसी तरह से यहाँ पे क्यू आई है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी माना है कि इसके अंदर कुछ एनर्जी जनरेशन हो रहा है। ठीक है, जो वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ एनर्जी जनरेशन है, मतलब जो क्यू की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, वो दी हुई है हमारी किसमें, वाट पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो मतलब क्यू यहाँ पे एक कह लेते हैं कि क्यू डॉट वाट पर मीटर क्यूब यहाँ पे दिया हुआ कि एनर्जी यहाँ पे जो जनरेट हो रही है। ठीक है, ईजी की वैल्यू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्यू डॉट की बात कर रहा हूँ। जो क्यू डॉट तुम्हारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वाट पर मीटर क्यूब में, कि ये मान लिया कि क्यू डॉट वाट पर मीटर क्यूब इसके अंदर जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये जो हमारा पर्टिकुलर इनफाइनेटेसिमली स्मॉल जो हमारा ये एलिमेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो तीन इक्वेशन की। लास्ट टाइम पे मैं तुम लोगों को बताया था कि एनर्जी बैलेंस इक्वेशन कैसे लगाते हैं, तो बहुत आसान है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाना। मैंने बताया था कि कोई भी कंट्रोल वॉल्यूम है, कोई कंट्रोल वॉल्यूम है, इसमें कुछ एनर्जी इंटर कर रही है तो ई इन लिखते हैं, कुछ एनर्जी अगर आउट कर रही है इससे तो उसको ई आउट लिखते हैं, कुछ अगर यहाँ पे जनरेट हो रही है तो ई जी लिखते हैं। ठीक है, तो जो टोटल स्टोर होगी इसके अंदर वो कितनी होगी, वो होगी हमारी ई इन माइनस ई आउट प्लस ईजी। ठीक है, ये हमारी होगी जो इस पर्टिकुलर एक एलिमेंट जो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, वो हमारी ये एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट हम लोग लगाने वाले हैं। जैसे अगर हम इस एलिमेंट में एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाते हैं, तो अगर ईजी मान लें कि हमारा क्या है कि ईजी इसके अंदर जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो, और ई डॉट एस टी हमारा ये जो है, ये हम मान के चल रहे हैं कि दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट्री एलिमेंट। ठीक है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसकी दो तरीके से तुम एनर्जी स्टोर को लिख सकते हो। एक तो एनर्जी बैलेंस से लिख सकते हो, यहाँ से एक तो ई स्टोर लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा तुम लिख सकते हो एनर्जी स्टोर जो होती है जनरली हमारा किसी भी सब्सटेंस में जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज नथिंग बट दैट इज एमसीपीटी, डी बाई डी टी ऑफ, दिस इज डी बाई डी टी ऑफ एमसीपीटी, क्योंकि सीपी तुम्हें पता है कि हीट कैपेसिटी होती है। ठीक है, और एम हो गया मास उस सब्सटेंस का, और टी हो गया उसका टेम्परेचर। तो किसी भी जो सब्सटेंस है, किसी भी एलिमेंट में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो ये वैल्यू होती है। ठीक है, और इसी को ये चेंज करके हमने इस फॉर्म में लाया हुआ है। ई एस टी यहाँ पे इक्वेशन देख सकते हो, रो सीपी डेल टी बाई डेल। ये कहाँ से आया कि देखो एम मास को हम लोग लिख सकते हैं रो इनटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम यहाँ पे इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, इस एलिमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो होगा dx dy dz। ठीक है, तो इस एलिमेंट का जो वॉल्यूम है वो हम लिख देंगे dx dy dz, तो ये d by dt। ठीक है, और रो तो इसको रो लिख दिया, और वॉल्यूम हमारा हो गया dx dy dz, ये इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और cp देखो यहाँ पे जो cp है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी मास को भी बाहर ला सकते हैं, cp को भी बाहर ला सकते हैं, तो मास को तो हमने ये लिख दिया और cp को भी बाहर ले आए। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर ये बचेगा डेल टी बाय डेल टी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो एनर्जी स्टोर है उसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं किया, उसके बाद एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन लगा दी। इस जो एलिमेंट्री एलिमेंट है हमारा, ये स्मॉल जो एलिमेंट है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एलिमेंट है, इसमें हमने एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन लगा दी, वही कि ई एन प्लस ई जी माइनस ई आउट विल बी इक्वल टू स्टोर। ठीक है, और ये भी एनर्जी स्टोर्ड है और ये भी एनर्जी स्टोर्ड है, इन दोनों को बस हमें इक्वेट करना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा डेरिवेशन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे करके दिखाता हूँ ये जो डेरिवेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हमारा इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एलिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट आई वुड लाइक टू फाइंड आउट द जनरेटेड एनर्जी और द थर्मल एनर्जी जनरेशन। ठीक है, वी आर एज्यूमिंग दैट द क्यू
वी आर एज्यूमिंग दैट द Q डॉट इज द अमाउंट इन वाट पर मीटर क्यूब विच इज जनरेटेड इनसाइड दिस एलिमेंट्री वॉल्यूम। ठीक है, ये हो सकता है तुम्हें विजिबल ना हो, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, वही एलिमेंट्री वॉल्यूम है जो अभी हमने देखा था। ठीक है, तो ये हमारा वो एलिमेंट्री वॉल्यूम है, और Q को हमने मान लिया कि Q इसके अंदर जो है एनर्जी जनरेट हो रही है, दैट इज वाट पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर हम ये लिखना चाहते हैं कि एनर्जी कितनी जनरेट होगी, ठीक है, अगर वाट में हम लिखना चाहें तो वाट में हम लिखेंगे, मान लो कि Eg की जो अगर वैल्यू है, Eg इज द एनर्जी जनरेटेड विद इन दिस एलिमेंट, ठीक है, इन वाट। तो वाट में अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, जो इसके अंदर ये Q डॉट है, Q डॉट हमारा क्या है, वाट पर मीटर क्यूब में है। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई, dx dy dz। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर है Eg की वैल्यू, ये समझ में आ गया सबको Eg कहां से लिखा। ठीक है, क्योंकि Q डॉट हमने माना है कि Q डॉट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज जनरेटेड पर मीटर क्यूब इनसाइड दैट वॉल्यूम। ओके, ये आ गया समझ में Eg, आवाज आ रही है, आ गया ना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, Eg लिख लिया तुमने। ठीक है, अब Eg लिखने के बाद अगला जो स्टेप है हमारा, वो हमें ये लिखना है एनर्जी स्टोर। ठीक है, एनर्जी स्टोर जैसा मैंने अभी तुम्हें बताया कि जनरली कोई भी हमारे पास सब्सटेंस हो, ठीक है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हम लोग निकालते हैं, ई स्टोर लिख रहे हैं हम इसको। ई स्टोर जो जनरली होता है, दैट इज नथिंग बट डेल बाय डेल टी ऑफ डेल बाय डेल टी। ठीक है, दिस इज द टाइम, डेल बाय डेल टी ऑफ, यहाँ पे इसलिए डॉट लगा रहे हैं, जहां पे भी नीचे टाइम से डिवाइड होगा वहां पे डॉट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे, ये भी टाइम से डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। तो डॉट मतलब डेल बाय डेल टी ऑफ कोई भी बॉडी हो तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज नथिंग बट mcpt। ठीक है, डेल बाय डेल टी ऑफ mcpt। ओके, now we want to just remodify this equation, so for more remodifying this equation we can write down this by del t mcp is constant। ठीक है, तो इसको हम जो डेल्टा साइन है उससे बाहर ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे mcp को पहले ही बाहर ले आता हूं। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा t। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इधर ले जाता हूँ, एक काम करते हैं, इसको डेल mcp को पहले ही बाहर ले आता हूं मैं। ठीक है, इसको mcp को मैं बाहर ले आता हूं, mcp हमारा बाहर आ गया। ठीक है, अंदर क्या बचा, डेल टी बाय डेल टी बचा। ठीक है, अब इसको मॉडिफाई करके लिखना है m को, तो m क्या होता है, रो इंटू वी होता है। ठीक है, तो रो वी इंटू सीपी डेल टी बाय del t। okay, so del t by del t is this is the value of energy stored within any element। ठीक है, and that can be written as rho। ठीक है, the volume of this element is dx dy dz। ठीक है, this cubical element is dx dy dz multiplied by cp del t by del t। okay, so let me call this equation to be as one, this equation to be as equation number 1 and this equation to be as equation number 2। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड हमने लिख दिया। ठीक है, ये भी मुझे लगता है सबको समझ में आ गया भाई, सीपी हीट कैपेसिटी होती है, मास उसके साथ है। ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा वही उस बॉडी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, सीधी सी बात है कि इस बॉडी में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, उसी को अगर तुम्हें निकालना है पर यूनिट टाइम में तो डेल टी से डिवाइड कर दोगे तो फाइनल ये इक्वेशन आ जाएगी, किसी भी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड है दूसरी इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, now come to the energy balance equation। now we will apply the energy balance equation in this particular element। in this element we are going to apply the energy balance equation। ठीक है, वो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, देख सकते हो ये हमारा यहाँ पे डॉटेड जो सरफेस दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल दिख रहा होगा तुम्हें, तो ये जो डॉटेड सरफेस दिख रहा है, दिस इज आवर कंट्रोल वॉल्यूम। सो इन द कंट्रोल वॉल्यूम इफ यू वांट टू अप्लाई द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, देन व्हाट इज द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन जो हमारा होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि ई इन, अभी जैसे बताया था, ई इन जितनी एनर्जी इंटर हुई माइनस ई आउट जितनी एनर्जी निकली, ठीक है, प्लस ईजी, ठीक है, जो हमारा अंदर जनरेट हो रही होगी। ठीक है, ये सारे डॉट में लिखते हैं। ठीक है, कि पर यूनिट टाइम की हम यहाँ पे सब बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी एनर्जी इंटर हुई पर यूनिट टाइम, जितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम हमारी लीव हुई, प्लस जितनी एनर्जी उसके अंदर जनरेट हो रही है। ठीक है, अब यही बच गया उसके अंदर, इसके अंदर क्या बचेगा, यही स्टोर हो गया भाई, जितनी गई उससे कितना बाहर आ गया और प्लस अंदर कितना जनरेट हो रहा है, यही उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी। तो ये भी हमारा ई स्टोर्ड एनर्जी है। ठीक है, ये भी क्या है, ई स्टोर्ड होगा। ठीक है, दिस विल बी द ई स्टोर्ड। सो दिस लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमें सीधा सीधा इस दूसरी इक्वेशन को यूज करके और तीसरी इक्वेशन को यूज करके हम सीधा सीधा अपना जो डेरिवेशन है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं।
ठीक है। तो बहुत ही आसान है। अब मैं अगर यहाँ पे बोलूं कि एनर्जी इंटर कितनी कर रही है, मैं अगर तुमसे कहता हूं कि एनर्जी कितनी इंटर कर रही है, तो एनर्जी देख लो भाई कितनी इंटर कर रही है। यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे टोटल एनर्जी पूरे एलिमेंट में कितनी इंटर कर रही है, तो देखो कितनी इंटर कर रही है। क्यू एक्स यहाँ से इंटर कर रहा है भाई एक्स डायरेक्शन से, क्यू वाई वाई डायरेक्शन से इंटर कर रहा है, ठीक है। ये शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे क्यू एक्स है, मैं यहाँ पे गोल घेरा बना रहा हूँ, क्यू वाई यहाँ से इंटर कर रहा है, क्यू जेड यहाँ से इंटर कर रहा है। So total energy that is entering inside this element is nothing but qx, qy and qz. Okay, so this will be summation of all three. The summation of all three will show the energy that is entering inside this particular element. See, ठीक है। तो E in की मैं वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, E in की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर से लिख रहा हूँ, यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लंबी इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो qx is the entering value, ठीक है, in x direction, qy, ठीक है, and the qz. Okay, so these are the value of energy that is entering this particular element, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू, qx plus qy plus qz. This is the value of energy that is entering inside this element. Okay, now the energy that is leaving, ये हमारा E in हो गया सारा का सारा, ये पूरा का टोटल क्या है हमारा, ये वैल्यू है हमारी E in, ठीक है, माइनस the energy that is leaving from this element. So if you can see very easily, this qx plus dx is leaving this element, this qy plus dy is leaving this element, and this qz plus dz is leaving this element. Okay, so let me put down this value. This qx plus dx is the leaving in x direction, plus qy plus dy plus qz plus dz. Okay, so this is the energy that is leaving. This is now, this is nothing but your E out, E out. Okay, प्लस Eg. Eg ऑलरेडी मैंने बता दिया कि Q को हमने वाट पर मीटर क्यूब में लिया हुआ है, तो इसीलिए ये हमारा Eg की वैल्यू होगी Q मल्टीप्लाइड बाय जो इसका हमारा वॉल्यूम है। तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस Eg. Eg is Q into from equation number 1. You can see this is Q dx dy dz. ओके, तो यहां तक समझ में आ गया। हाँ, Eg भी तो में होना चाहिए था क्या उसके पास वो एनर्जी अपने सर माइनस में होना चाहिए था, वो तो उसकी एनर्जी अपने पास पहले से ही है ना। कौन सा माइनस में होना चाहिए सर Eg Eg माइनस में होना चाहिए। माइनस में क्यों होगा भाई, तुम एक बार बताओ, किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी स्टोर्ड एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? है वो ये इसके अंदर जनरेट हो रहा है ना बेटा, देखो ये यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो जनरेट होगी कोई भी चीज अगर तुम किसी उसके अंदर अगर हीटर लगा है, मान लो यहाँ हीटर लगा है, ठीक है, तो हीटर से अगर एनर्जी जनरेट होगी तो वो कहाँ जाएगी, वो उसमें स्टोर ही तो होगी, इसके मॉलिक्यूल के अंदर ही तो जाएगी ये, समझ रहे हो। तो वो तो स्टोर्ड होगी ना, इससे लीव थोड़ी कर रही है, वो स्टोर्ड है, ठीक है, बाहर नहीं निकल रही है, वो इसके अंदर जनरेट हो रही है कहीं पे, ठीक है। तो ये हमारा Q डॉट इंटू एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा, ई स्टोर्ड के बराबर होगा भाई। यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल रहा हूं, लेकिन अभी अब बोलेंगे नहीं, चलो ठीक है, इसको 4 में लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसके आगे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा, अगर किसी को नोट वोट करना है तो नोट कर लो भाई, ठीक है, फिर इसके आगे मैं बढ़ूंगा। अगर इसमें अभी किसी को भी डाउट हो, अभी यहां तक जहां तक अभी किया है, ठीक है, तो पूछ सकता है। अगर ये किसी को ये डाउट हो कि सर ये कैसे लिख दिया भाई, ई एन कैसे लिख दिया सर, ठीक है, या ई आउट कैसे लिख दिया सर, तो लिख कैसे दिया, क्योंकि क्यू एक्स क्यू वाई और क्यू जेड हमारा एंटर कर रहे हैं। क्यू एक्स प्लस डी एक्स इज लिविंग, क्यू वाई प्लस डी वाई इज लिविंग, क्यू जेड प्लस डी जेड इज लिविंग। सो दिस इक्वेशन मस्ट बी क्लियर आई थिंक। सर हाँ सर, ये जो ई स्टोर्ड है, हाँ, इसमें हमने सीपी की यूज किया, सीवी क्यों नहीं किया यहाँ पे? सीपी क्यों यूज किया, सीवी क्यों नहीं? कि देखो कुछ भी यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे माना है हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू बी सी। देखो ये कोई ऐसा एलिमेंट तो होगा नहीं, ठीक है, ये जनरली जो हम लोग एनर्जी लेते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे गैसियस एलिमेंट की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, कोई भी सॉलिड एलिमेंट होगा या कुछ भी होगा, तो मैंने यहाँ पे इसका जो है सीपी माना हुआ है, ठीक है। वो जो भी दिया होगा, ये डिपेंड करेगा, प्रोसेस पे भी डिपेंड करेगा कई बार, ठीक है, कि प्रोसेस क्या है। अगर गैसियस गैस के केस में है
तो प्रोसेस से ही निकालोगे भाई गैस के केस में, लेकिन जो नॉर्मल है उसके केस में तो सी ही होता है। सॉलिड के केस में सीपीसीवी थोड़ी होता है। किसी भी सॉलिड के केस में बताओ तुम, सीपीसीवी होता है क्या? एक ही सी होता है ना। सर पर हम यहाँ कंट्रोल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो सीवी तो कंट्रोल वॉल्यूम के लिए लगेगा। सीवी कंट्रोल नहीं, नहीं, एक्चुअली सी क्या है, ये सी क्या है, ये सी क्या समझ रहे हो तुम? हीट कैपेसिटी सर। हाँ, हीट कैपेसिटी। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए, जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं भाई वाटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्या बताते हो? वाटर के लिए सीपीसीबी की वैल्यू बताओ मुझे। हाँ सर, अलग अलग नहीं बताते, एक ही वैल्यू बताओ। तो वही ठीक कह है। रहा हूं ना कि जो सॉलिड होगा और लिक्विड होगा उसके लिए सी की वैल्यू एक ही होती है, मैंने यहां से सीपी मान लिया है, ठीक है, सीधा सीधा, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया। ठीक है सर। अब मैं इसको इधर करता हूं और मैं इधर आगे मैं इधर सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब बात आती है भाई इस QX, देखो अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं थोड़ा सा। ये मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि QX प्लस DX की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अगर नहीं याद है तो दोबारा से देखो, दिखा देता हूं। QX प्लस DX की वैल्यू क्या लिखते हैं, QY प्लस DY की वैल्यू क्या लिखते हैं, देखो। QX प्लस DX की वैल्यू क्या लिखते हैं, QX प्लस डेल बाई QX ऑफ डेल X इंटू DX। QY प्लस DY की वैल्यू क्या लिखते हैं, QY प्लस डेल QY बाय डेल Y इंटू DY। QZ प्लस DZ को क्या लिखते हैं, QZ डेल QZ प्लस दिस, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं तुम लोग को इक्वेशन लिख के, ठीक है, ये तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो अब मैं ये सारी वैल्यू यहाँ पे डालने वाला हूँ, QX प्लस DX, QY प्लस DY और QZ प्लस DZ की वैल्यू जो हम ड्राइव कर रहे हैं उसमें मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा पुट करता हूँ जो वैल्यू है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आगे ले लेते हैं, ये जो इक्वेशन है, ठीक है। तो QX तो भाई QX ही रहेगा, QX में कोई दिक्कत नहीं है, QX तो QX ही रहेगा, QY QY ही रहेगा, QZ QZ ही रहेगा, ठीक है, माइनस, ठीक है। QX plus DX can be written as you know, this can be written as, मैं सीधा ब्रैकेट हटा ही देता हूं, ठीक है, डायरेक्ट मैं यहां पे माइनस ही ले लेता हूं, माइनस दिस विल बी QX प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ QX इंटू DX, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, QX प्लस DX की वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से आगे लिखूंगा तो यहां माइनस होगा, प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस साइन है, ठीक है। आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो ये QX माइनस होगा, ठीक है। इसी तरीके से माइनस QY माइनस डेल बाय डेल Y ऑफ QY इंटू DY, ठीक है, माइनस QZ माइनस QZ डेल बाय डेल Y ऑफ QZ इंटू डेल Z, ठीक है। ये क्लियर है, कुछ नहीं किया, QX प्लस DX की वैल्यू डाल दी, ये वैल्यू है QY प्लस DY की, ठीक है। और ये जो वैल्यू देख रहे हो ये QZ प्लस DZ की है, एज यू नो, ठीक है, फ्रॉम द टेलर सीरीज ऑफ एक्सपेंशन। अगर नहीं देखा तो देख लेना। अगर QX की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, अगर QX की वैल्यू अगर हमें यहाँ पता है, मान लो कि अगर हमें यहाँ QX की वैल्यू पता है, और यहाँ पे जैसा मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे QX है और यहाँ पे हमें निकालना है QX plus DX, then we can easily find out this QX plus DX. This QX plus DX will be, if this distance is DX, then this can be written as QX del of QX upon del X into DX. Okay. Similarly, in Y direction and Z direction, you can write down. Okay. So this is the value we have put it down. ठीक है, तो ये वैल्यू हमने डाल दी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जो हमने वैल्यू डाली है, ठीक है। अब देखेंगे भाई क्या क्या कट जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू प्लस क्या था, प्लस हमारा और भी चीजें थी यहाँ पे, प्लस Q डॉट DX DY DZ, ये तो था ही था, ठीक है। और राइट साइड में E स्टोर्ड लिखा हुआ था हमने, ठीक है। E स्टोर्ड की भी मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ। E स्टोर्ड की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 2 थी वहां से डाल देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 से हमने E स्टोर्ड की जो वैल्यू लिखी है, दैट इज this rho Cp dx t by dz, ठीक है, into del t by t, is this value, as you can see this is the value rho Cp and this। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ rho Cp, जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में लिखते हैं हम भी, del t by del t dx dy dz,
Okay, so now you have to solve this. So how you will solve this? Qx will be cancelled out, as you can see. This qy will be cancelled out, this qz will be cancel out. ठीक है, ये सारे कैंसिल आउट हो गए, qx qy qz कैंसिल आउट हो गए. नाउ व्हाट यू हैव रिमेनिंग, नाउ इन द इक्वेशन यू हैव दिस माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ, मैं इसको थोड़ा ब्रैकेट से हटा देता हूं, अभी तक ब्रैकेट में मैं लिख रहा था लेकिन अब मैं सीधा यही लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, माइनस डेल बाय डेल एक्स qx इंटू dx माइनस del by del y qy into dy minus del by del z, this is the del z, यहाँ del y नहीं होगा, del z qz into dz, this is dz. Okay, plus q dot dx dy dz will be equal to rho cp del t by del t into dx dy dz. Okay, so this is the equation. Now you have del by minus del by del x qx into dx minus del by del y qy into dy minus del by del z qz, ठीक है, into dz plus q dot dx dy dz is equal to rho cp del t by del t into dx dy dz. We have put it down the value of energy stored as this rho cp, ठीक है, तो ये हमने वैल्यू जो है वो डाली हुई है ऑलरेडी. ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा ही वो हो गया है. ठीक है, तो मैं क्लियर करके दोबारा से लिख देता हूँ इक्वेशन. यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कहाँ से आई है इक्वेशन? फाइनल इक्वेशन हमारी ये आई है, देखो अभी तक जो हमारी इक्वेशन आई है दैट इज माइनस डेल बाय डेल एक्स qx इंटू dx माइनस डेल बाय डेल y qy इंटू dy माइनस del by del z qz into dz is equal to rho cp is equal to rho cp del t by del t into dx dy dz. ठीक है, यहां तक इस इक्वेशन तक किसी को डाउट? अभी बता दो भाई, इस इक्वेशन तक किसी को डाउट? नो सर. कोई डाउट नहीं है ना? नो सर. हाँ, अब देखो, अब आता है फूरियर लॉ. अब तुम्हें फूरियर लॉ लगाना है. ठीक है, अब इस qx qy और qz की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे. ठीक है, qx qy और qz की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे. qx qy qz की वैल्यू कहां से आएगी? देखो, जो qx है वो x डायरेक्शन में, qy y डायरेक्शन में और qz z डायरेक्शन में. तो ये हम निकाल सकते हैं क्योंकि फूरियर लॉ एक डायरेक्शन में हम लगा सकते हैं. मतलब qx की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, qy की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, qz की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ qx? एज यू कैन सी द वैल्यू ऑफ qx विल बी दिस. ठीक है, कैसे? देखो, जो तुम्हारा एलिमेंट है, एलिमेंट्री एलिमेंट जो है, ये रहा तुम्हारा एलिमेंट्री एलिमेंट. ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि इस qx की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो इजीली बता सकते हो भाई. ठीक है, qx की वैल्यू क्या होगी? देखो, qx की वैल्यू क्या होगी? इसका एरिया आ जाएगा, ये जो एरिया है, इस ये जो सरफेस दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, इस सरफेस का जो एरिया होगा वो आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा qx होता है, ठीक है, फ्रॉम द फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन दैट इज गिवन बाय माइनस q जो होता है बेसिकली दैट इज गिवन बाय माइनस ka dt बाय dx. ठीक है, अगर x डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहते हो तो ये वैल्यू होती है. ठीक है, dt बाय dx. तो यहाँ पे अगर x डायरेक्शन में हम अप्लाई करना चाहें तो इस qx की वैल्यू हम पता लगा सकते हैं. तो qx की जो वैल्यू होगी वो जाएगी माइनस के, एरिया यहाँ पे इस सरफेस का ले लो, क्योंकि qx कौन सा सरफेस में है? इस सरफेस में. इस सरफेस का एरिया कितना होगा देख लो, ये डिस्टेंस कितनी है? dy है, और ये डिस्टेंस कितनी है? dz है. ये डिस्टेंस कितनी है? dz है. ये डिस्टेंस कितनी है? dy है. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज dy into dz, एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सरफेस, ठीक है, इंटू dt बाय dx. ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ qx. क्लियर है ये चीज? qx कैसे लिख रहे हैं? यस सर. qx समझ में आ गया. सिमिलरली qy qz लिख सकते हो? यस सर, लिख लेंगे. ठीक है, अगर नहीं लिख सकते हो तो दोबारा यहाँ पे देखो qy भी बता देता हूँ. qy भाई कौन सी? y डायरेक्शन में. y डायरेक्शन कौन सी है? ये वाला, ये दिख रहा है. ठीक है, आगे ये जो दिख रहा है सबसे फ्रंट वाला जो सरफेस है, इधर वाला. ठीक है, ये
ये क्यू आई है, ठीक है। क्यू आई क्या होगा भाई, माइनस के ए डी टी बाई डी वाई, ठीक है, वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, डी टी बाई डी वाई। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस के एरिया, एरिया किसका, इसका एरिया, इसका एरिया कितना होगा देख लो, ये dx है, ये डिस्टेंस dx है, और ये डिस्टेंस कितनी है dz, ठीक है। तो क्या होगा dx इंटू dz, तो dx इंटू dz और dt बाय dy, ठीक है। बस यही करना है भाई। अब qx qy qz की वैल्यू तुम पुट करोगे और तुम्हारी जो फाइनल इक्वेशन है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे दोबारा से दिखा देता हूँ तुम्हें qx qy qz की वैल्यू, अगर एक बार तुम्हें ध्यान नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालने वाला हूँ इन सब की, qx qy और qz की, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहीं पे इंपोर्ट कर लेता हूँ इस वैल्यू को, जिससे तुम्हें बगल में ये दिखती रहे कि qx qy qz की वैल्यू क्या है। सो एज यू कैन सी दिस qx qy qz हो सकता है कि विजिबल ना हो, ठीक है, तो मैं जूम कर दूंगा बाद में, ठीक है। अभी जस्ट फॉर रेफरेंस इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। यहाँ पे qx qy qz की वैल्यू डालनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ भाई qx qy qz की, ठीक है। तो अगर qx qy qz की अगर हम वैल्यू डालेंगे तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगी, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे एक और चीज थी हमारे पास जो हम लिखना भूल गए हैं, ठीक है, प्लस q डॉट dx dy dz, ये भी था इस साइड में, ठीक है। तो माइनस डेल बाय डेल एक्स, ठीक है। qx की मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, qx की वैल्यू यहां से देख लो, माइनस के dy dz डेल t बाय डेल एक्स, ठीक है। ये मैं वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, माइनस के dy dz डेल t बाय डेल एक्स, ठीक है। ये qx की वैल्यू डाल गए इंटू dx पहले से, माइनस डेल बाय डेल y, qy की वैल्यू डाल रहा हूँ, qy की वैल्यू है माइनस के dx dy dt बाय डेल t बाय डेल y इंटू dy, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली इक्वेशन qz वाली ले रहा हूं, डेल बाय डेल z, qz की वैल्यू डाल रहा हूं माइनस के dx dy डेल t बाय डेल z इंटू dz प्लस q डॉट dx dy dz will be equal to rho cp del t by del t dx dy dz, ठीक है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी, बस qx qy qz की वैल्यू डालिए, यहाँ पे देख लो जूम कर दे रहा हूँ qx qy qz की वैल्यू, ठीक है। ये हमारी qx qy qz की वैल्यू, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव भाई, ठीक है। और सब में देखो एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, डी वाई डी ए डी जेड, तो यहाँ पे इसके साथ dx है, तो dx dy dz सब टर्म में आ रहा है, इसमें भी 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 आ रहा है, इधर वाले टर्म में भी है। सो dx dy dz इज कॉमन एवरीवेयर, ठीक है। सो लेट मी रीमॉडिफाई दिस इक्वेशन, लेट मी रीमॉडिफाई दिस इक्वेशन, ठीक है। तो रीमॉडिफाई कर लेते हैं भाई, रीमॉडिफाई करते हैं। माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं डेल बाय, इसको लिख देता हूं माइनस, माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं जिस फॉर्मेट में इन्होंने लिखा, माइनस तो ऑलरेडी हमारा प्लस हो गया है, सीधा हो जाएगा ये डेल बाय डेल एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, के डेल टी बाय डेल एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है, प्लस डेल बाय डेल वाई के डेल टी बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस डेल बाय डेल जेड के डेल टी बाय डेल जेड को मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस ये q वाला जो टर्म था q डॉट डी एक्स डी वाई डी जेड
will be equal to rho Cp del T by del T dx dy dz। क्या चीज कैंसल आउट हो जाएगी, क्या चीज कैंसल आउट हो जाएगी बताओ, इस इक्वेशन में क्या चीज कैंसल आउट हो जाएगी? dx dy dz निकल के दोनों साइड से। हाँ, तो dx dy dz में हटा रहा हूँ भाई, देखो यहाँ पे dx dy dz हट गया, यहाँ भी हट गया, यहाँ भी हट गया, सब में है ये, ठीक है, हटा दिया मैंने सबको। अब ये मैं फाइनल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए, ये फाइनल इक्वेशन है, इसके बाद स्पेशल केस बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारी फाइनल इक्वेशन आ रही है, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन बहुत ही आसान है लिखना। अब ये dx dy dz उड़ चुका है, तो हमारी इक्वेशन भी बहुत सिंपल हो चुकी है, ठीक है। डेल बाय डेल एक्स k इंटू डेल टी बाय डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल बाय डेल वाई के इंटू डेल टी बाय डेल वाई, प्लस डेल बाय डेल जेड के इंटू डेल टी बाय डेल जेड, प्लस क्यू डॉट, ठीक है, इज इक्वल टू रो सी पी डी टी बाय डी टी। ओके, so this is your final equation. As you can see, I want to show you this equation in this PPT. As you can see, this is your final equation. क्लियर है, आ गया ये तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं, हीट डिफ्यूजन इक्वेशन बोलते हैं भाई इसको, ठीक है। और इससे तुम किसी भी 3 डायमेंशनल बॉडी में हीट फ्लो अगर तुम्हें कैलकुलेट करना हो तो वो तुम निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब मॉडिफाई मैं वही करके दिखाऊंगा, यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा पीपीटी में तुम्हें। ये मॉडिफाइड इक्वेशन तुम्हें दिख रही है, इस फॉर्मेट में हमें इसको लेके आना है, ठीक है। इस फॉर्मेट में हम लेके आ सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। कैसे लाएंगे, देखो जो अभी हमारे फाइनल इक्वेशन है उसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब ये तो याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो देख लो, डेल बाय डेल एक्स के इंटू डेल टी बाय डेल एक्स, प्लस डेल बाय डेल वाई के इंटू डेल टी बाय डेल वाई, प्लस डेल बाय डेल जेड k into del t by del z plus q dot is equal to rho cp del t by del t. Okay, now just modify this equation one more step. This is your final equation. This you have to remember, this equation you have to remember, ठीक है। ये नोट्स में ऑलरेडी ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं दोबारा लिख, डेल बाय डेल एक्स k into del t by del x प्लस डेल बाय डेल वाई k इंटू डेल टी बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड k इंटू डेल टी बाय डेल जेड प्लस क्यू डॉट इज इक्वल टू रो सी पी डेल टी बाय डेल टी। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। ओके, now I want to modify this equation by one more step, ठीक है। Let us divide this equation by k. Okay, so we are dividing this equation on the right side as well as on the left side by k से divide करना है भाई, थर्मल कंडक्टिविटी से डिवाइड करना है। देखो थर्मल कंडक्टिविटी से डिवाइड करेंगे, यहां से गायब हो जाएगी थर्मल कंडक्टिविटी, यहां से गायब हो जाएगी, यहां से पहले स्टेप से गायब हो जाएगी, यहां से गायब हो जाएगी, यहां से गायब हो जाएगी, और यहाँ k डिवाइडेड बाय आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय k आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिखना चाहूंगा डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। एज यू कैन सी के से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू डॉट बाय के हो जाएगा, क्योंकि के से हमने डिवाइड किया है, यहाँ कोई के नहीं था, इन तीनों में से तो कैंसिल हो गया। के से डिवाइड किया राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, ठीक है। यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे के से, रो सी पी डिवाइडेड बाय के डेल टी बाय डेल टी। ओके, अब इस इक्वेशन में ये जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, एक देखो एक चीज होती है यहाँ पे थर्मल डिफ्यूजिविटी, ठीक है। व्हाट इज द थर्मल डिफ्यूजिविटी, ये देखो ये जो रो सीपी है, ठीक है, रो सीपी क्या दिखाता है, रो सीपी दिखाता है कि आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है बेसिकली, ठीक है, ये दिखा रहा है कोई भी एलिमेंट, ठीक है। लेकिन जब हम इसको के से डिवाइड कर देते हैं, मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाना चाहूंगा थर्मल डिफ्यूजिविटी का फॉर्मूला, ये देखो, ठीक है।
थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है? थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है के अपॉन रो सी, ठीक है। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली, ठीक है। एक होती है ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी और एक होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो होती है तुम्हारी थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी इज द ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी। कितना, जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा उससे हीट फ्लो करेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, द हीट स्टोरिंग कैपेसिटी। ये ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, रो इंटू सी, ठीक है। तो जो थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है, दैट इज एज यू कैन सी इफ इट इज विजिबल, दिस इज द थर्मल डिफ्यूजिविटी दैट इज गिवन बाय के अपॉन रो सी। ये क्या दिखाता है कि कितनी तेजी से हीट तुम्हारा किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, कितनी तेजी से। इट शोज द इफ अल्फा इज लार्जर, अगर अल्फा की वैल्यू बड़ी होगी, दैट मींस थर्मल डिफ्यूजिविटी की वैल्यू अगर बड़ी है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा तेजी से उस मीडियम में हीट फ्लो करेगा, क्योंकि ये इसका रेशियो है के बाय रो सी का। तो एक तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी हो गई, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा के हो गया। सो दिस इज बेसिकली नोन एज द थर्मल डिफ्यूजिविटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे टर्म देखो, हमारे पास जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इसमें देखो ये जस्ट रिवर्स है किसका? थर्मल डिफ्यूजिविटी का, ठीक है। के बाय रो सी क्या है हमारा? थर्मल डिफ्यूजिविटी है, ये रो सी पी के है, तो ये इसको 1 बाय अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा कलर ले लेता हूं, डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस q dot by k is equal to, this can be written as 1 upon alpha, okay, into del t by del t, ठीक है। this is the equation now, ठीक है। so this is the one more, this is the equation in another form, in form of thermal diffusion. Both the equation are same, this equation as well as this equation, both are same, okay, but the difference is that this equation, in this equation there is a thermal diffusivity, ठीक है। तो ये तो हो गई बात भैया हमारी फाइनल इक्वेशन की, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसमें स्पेशल केस बताऊंगा, ठीक है। कुछ स्पेशल केस हैं इसमें, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं सबसे पहले केस की, तो देख सकते हो ये तुम्हारी, ठीक है, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन दैट यू हैव गॉट, ठीक है। नाउ देयर इज अ फर्स्ट केस, एज यू कैन सी हियर, देयर इज अ फर्स्ट केस. What is this first case? For isotropic material, the kx will be equal to ky will be equal to kz. यहाँ पे तो हमने इनिशियली ही मान लिया है k, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आइसोट्रोपिक ना हो मटेरियल, तो ये kx हो सकता है, ये ky हो सकता है, और ये kz हो सकता है जो xyz में आ रहा है, ठीक है। तो अगर k को कांस्टेंट लेते हैं तो इस k को हम लोग बाहर ले सकते हैं, ठीक है। और उस केस में अगर हम लोग बाहर लेते हैं तो दिस विल बी द इक्वेशन दैट यू हैव गॉट नाउ, ठीक है, जो अभी थर्मल डिफ्यूजिविटी के टर्म्स में आई है, मतलब के से जो हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। नाउ दिस विल बी योर इक्वेशन, ठीक है। अब उसके बाद जो केस 2 है, केस 2 तुम्हारा है फॉर स्टडी स्टेट, ठीक है। अब कितने लोग मुझे इसमें बताएंगे कि स्टडी स्टेट में किसकी वैल्यू 0 होगी? इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में स्टडी स्टेट अगर मैं बोलता हूं, स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है भाई? सर जो हमारे टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है टेम्परेचर तुम्हारा एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, या टेम्परेचर तुम्हारा एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन हो सकता है। ये क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है स्टडी स्टेट को, ठीक है। ये किसको दिखा रहा है? स्टडी स्टेट को। और ये किसको दिखा रहा है? अनस्टडी स्टेट को। समझ में आ गया? जो हमारा फूरियर लॉ लगाते हैं उसमें हम लोग फूरियर लॉ किसके लिए अप्लाई करते हैं? स्टडी स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए तुमने देखा होगा कि जब फूरियर लॉ लगाते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर हमें T1 कांस्टेंट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ का टेम्परेचर T2 कांस्टेंट करना होता है। ये टाइम के साथ वेरी नहीं करेंगे ये दोनों टेम्परेचर, ठीक है। तो तभी हम फूरियर लॉ लगा सकते हैं व्हेन इट इज अ स्टडी स्टेट कंडीशन, ओके। तो यहाँ पे अगर स्टडी स्टेट कंडीशन मानते हैं तो टाइम किसका फंक्शन नहीं होगा, सॉरी टेम्परेचर किसका फंक्शन नहीं होगा? टाइम का फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू 0 होगी? ये डेल टी बाय डेल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। तो ये टर्म अगर 0 हो गई भाई तो आगे लिख दो इक्वेशन। तो आगे अगर इक्वेशन लिखोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी डेल टी बाय डेल, सॉरी
इसमें गलत लिखा हुआ है, डेल टी बाय डेल टी होगा यहाँ पे, ठीक है। ये डेल टी बाय डेल टी की वैल्यू 0 होगी तो डेल टी बाय डेल टी की वैल्यू 0 होगी, तो ये हमारी जो इक्वेशन है यहीं पे मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। स्टडी स्टेट में ये 0 हो गया, तो ये जो इक्वेशन हमारी बचेगी ये बचेगी डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू डॉट बाय के इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फॉर स्टडी स्टेट, हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर स्टडी स्टेट, ओके। ये तो स्टडी स्टेट की बात हो गई। उसके बाद और केस हो सकते हैं, अगर इंटरनल हीट जनरेशन 0 कर दिया जाए, मतलब Q डॉट की वैल्यू अगर 0 कर दी जाए तो क्या इक्वेशन बनेगी? अगला केस ये है, ठीक है। When the heat generation, no internal heat generation, when there is no internal heat generation, if there is no heat generation in the volume, then this Q will become 0, ठीक है। तो Q 0 हो जाएगा उस केस में। तो इस इक्वेशन में जो तुमने निकाली है, इस इक्वेशन में अगर Q की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो अगर नो इंटरनल हीट जनरेशन है तो Q की वैल्यू हो जाएगी 0, और Q की वैल्यू 0 होगी तो फाइनल इक्वेशन ये बचेगा तुम्हारे पास, डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस ये 0 हो गया, Q बाय के 0 हो गया, ठीक है। तो इज इक्वल टू सीधा आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा डेल टी बाय डेल टी। ये हम स्टडी स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टडी स्टेट होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो फाइनल इक्वेशन है, देख सकते हो, ये तुम्हारी फाइनल इक्वेशन आएगी जब इंटरनल हीट जनरेशन नहीं होगा। डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर टी बाय डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर टी बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। और जब स्टडी स्टेट है और नो इंटरनल हीट जनरेशन दोनों है तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर टी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। किसी को भी डाउट है अभी पूछ लो बेटा, ये नोट्स में तुम्हें मिल जाएंगे। देखो जो नोट्स है ना, तुम हैंड रिटन वाले नोट्स पे मत जाओ, हैंड रिटन वाले में थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है, लिखा हुआ, लेकिन ये भी काफी शॉर्ट है। जो मैंने ऐसे बना रखे हैं ना, इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ मैंने लिखा नहीं है, देख सकते हो। ये तुम्हारा जो डेरिवेशन है ये बस देखो दो पेज में ये खत्म हो जा रहा है, 2-3 पेज में ये खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अब इसमें अब ये देखो, ये जो इक्वेशन तुम्हारे पास आई है ना फाइनल, अगर मैं ये कहूं कि ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, इसको दोबारा से लिखता हूँ और तुम लोगों को बताना है जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ किसके लिए वैलिड है। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन किसके लिए वैलिड है बताओ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक एक करके लिखता हूँ। 3 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर 3 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल। ओके, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर स्टडी और अनस्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो, क्योंकि डेल टी बाय डेल टी हमने 0 किया हुआ है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर इंटरनल हीट जनरेशन और नो इंटरनल हीट जनरेशन। नो इंटरनल हीट जनरेशन। नो इंटरनल हीट जनरेशन, ठीक है। अब देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो इक्वेशन 3 डायमेंशन के लिए है, ठीक है। अब इससे क्या हम 1 डायमेंशन पे जा सकते हैं? इस इक्वेशन से 1 डायमेंशन पे जा सकते हैं? जा तो सकते हैं सर। बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। अगर ये डेल वाई की कंपोनेंट को 0 कर दिया जाए और डेल जेड के कंपोनेंट को 0 कर दिया जाए तो 1 डायमेंशन की इक्वेशन मिल जाएगी अपने को। इसको बोलते हैं, क्या पता है, इस इक्वेशन को बोलते हैं हीट डिफ्यूजन इक्वेशन। जितने भी अभी तुमने इक्वेशन पढ़े, दैट इज कॉल्ड एज हीट डिफ्यूजन इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 1 डायमेंशन के लिए, तो 1 डायमेंशन के लिखोगे डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज फॉर 1 डायमेंशन। अब नेक्स्ट क्लास में, अब मैं तुम लोगों के लिए एक यहाँ पे सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। इस इक्वेशन से तुम्हें 1 डायमेंशन की जो हीट इक्वेशन आई है तुम्हारे पास, समझ रहे हो कौन सी इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं? फूरियर इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं। इस इक्वेशन से फूरियर इक्वेशन में कैसे पहुंचे, ये है तुम्हारा नेक्स्ट डे के लिए सवाल, ठीक है। जाओ थोड़ा सा माइंड स्टॉर्मिंग करो, पता लगाओ क्यों इस डेल स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर से कैसे हम फूरियर वाली इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं, या कैसे हम इस इक्वेशन को 1 डायमेंशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। द फाइनल इक्वेशन आई वांट टू शो यू अगेन सो दैट यू कैन रिमेंबर दैट, ठीक है।
तो फाइनल इक्वेशन में दोबारा तुम लोग को एक बार दिखा देना चाहूंगा, जितनी भी अभी आज हमने डिराइव करी है, ठीक है, स्टार्टिंग से मैं दिखा देना चाहूंगा। ये यहाँ से हमारा शुरुआत हुई थी, हाँ यहीं पे, ठीक है। और थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे तुम्हें विजिबल हो जाए। ये देखो, पहले हमने इक्वेशन जो हमारी जो सबसे मेन इक्वेशन है वो ये है। ये इक्वेशन सबके लिए वैलिड है। किस किस के लिए? दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर अनस्टडी फ्लो, दिस इज वैलिड फॉर इंटरनल हीट जनरेशन, दिस इज वैलिड फॉर 3 डायमेंशन, ठीक है। सो दिस इज आवर कॉमन इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन और फाइनल फॉर्म ऑफ हीट कंडक्शन इक्वेशन और हीट डिफ्यूजन इक्वेशन, ओके। If the thermal conductivity, if there is a isotropic material, then thermal conductivity becomes constant. Then that case we will divide with k in both side, दोनों साइड में k से डिवाइड कर देंगे, then we will get this equation. Now this equation is only valid for isotropic material, okay. That means where the value of k is constant everywhere, उस मटेरियल में पूरी जगह पे k की वैल्यू एक ही है, ठीक है। तो उसके लिए ये इक्वेशन है 14 नंबर, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर इक्वेशन हमारी है स्टडी स्टेट के लिए। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे टी होगा, ठीक है। ये गलत लिखा है, मैं सही कर दूंगा इसको नोट्स में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, डेल टी टी होगा यहाँ पे, डेल टी बाय डेल टी, मतलब ये वाली वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो हमारी क्या आ जाती है, ये स्टडी स्टेट के लिए आ जाती है। दैट इज डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस दिस प्लस क्यू बाय के इक्वल टू दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर 3 डायमेंशन, इंटरनल हीट जनरेशन, स्टडी फ्लो, ठीक है। This 15 number equation is valid for that, okay. This is called as Poisson's equation also. Now if there is no internal heat generation, then this will become also 0, ठीक है। तो if there is no internal heat generation and there is a unsteady flow, then this will be del t square by del x square, जो फाइनल इक्वेशन आई थी। यही कहीं कभी भी देखो कोई भी कंडीशन लगाओगे तो इसी इक्वेशन पे लगाना, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है। 13 पे ही लगाना जो भी कंडीशन तुम लगाओगे, ठीक है। कभी भी यहां से मत लगाना बीच में से कंडीशन, इन इक्वेशंस को याद रखने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस ये वाला याद रखना है, ठीक है। और इससे तुम इसको याद रखना है और इसी इक्वेशन पे जो कंडीशन है तुम्हें वो अप्लाई करनी है, ठीक है। तो देख सकते हो, अगर यहाँ पे अगर हम लोग अनस्टडी फ्लो की बात करें और नो हीट इंटरनल हीट जनरेशन की बात करें तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। अगर इसमें स्टडी फ्लो भी लगा दें तो ये भी 0 हो जाएगा, तो भाई फाइनल इक्वेशन ये हो जाएगी। और इसके बाद हमारे पास ये अगर 1 डायमेंशन के लिए बात करें तो इसको हम इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं 1 डायमेंशन में। और आगे चल के मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि इस इक्वेशन से कैसे हम 1 डायमेंशन की जो हमारी इक्वेशन है उसमें हम आ सकते हैं, ठीक है, वापस से। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? नो सर।